नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 32 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 32 का जो पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे। तो गांधी जी के ऐसे कितने अनुयायी थे जिन्होंने दांडी की जो यात्रा है वो की थी, तो वो थे आपके 78 अनुयायी। तो 78 अनुयायी ने दांडी यात्रा में, जो गांधी जी की दांडी यात्रा है उसमें भाग लिया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जो दांडी यात्रा है उसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर बात करें दांडी यात्रा की, तो दांडी यात्रा की जो शुरुआत है वो आपकी कब होती है, तो दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च को। तो 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू होकर कब तक चलती है, आपकी 6 अप्रैल तक चलती है। और दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कई बार कहा जाता है। तो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से, कब तक चली थी, तो मेरे साथ ही आपको याद रखना है, ये चली थी आपकी 6 अप्रैल 1930 तक। ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार टेट परीक्षा में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है। अच्छा, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच ये चली थी, तो कितने दिन चली थी, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये जो है वो नमक कानून के खिलाफ, जो ब्रिटिश भारत था उसमें नमक कानून के खिलाफ एक आंदोलन था, और ये जो है वो 24 दिन की यात्रा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त। जो आपकी दांडी यात्रा है वो आपकी 24 दिन की यात्रा रही थी, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कितने मील की यात्रा थी। तो दांडी यात्रा की बात करें तो ये 241 मील, तो 241 मील की ये यात्रा थी। किलोमीटर में लगभग ये जो है वो 387 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये जब 12 मार्च को शुरू होती है, तो शुरू कहाँ से होती है, तो ये शुरू होती है साबरमती आश्रम, जो कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद में। और अगर बात करें आपका ये नमक कानून कहाँ जाके तोड़ा, तो 6 अप्रैल को दांडी, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने जो नमक कानून तोड़ा और 78 अनुयायी को अपने साथ ये ले गए थे। साथियों, अगर आप भी एचपी टेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, आप एचपी टेट नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एचपी टेट आर्ट्स, हिंदी, एलटी हिंदी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी काफ़ी समय से अपने एचपी टेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यूथ अध्ययन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहने वाला है। आप 7876145409 इस नंबर पर जुड़ कर हमारे साथ हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हम देंगे आपको 499 में। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो 499 रुपये मंथ में हमको आपको देने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। भाई, जो क्लास लाइव होगी, आप कहीं जॉब करते हैं स्कूल में, तो आप हमारी क्लासेस को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको देंगे। 7876145409 वो हैंड रिटन नोट्स जिससे हज़ारों बच्चे अपने एसपी टेट को परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप 787614 और 409 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो साथियों, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर यहाँ पे जो है वो छोड़कर इस्तीफा दे दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना ने नागपुर अधिवेशन में तो छोड़ा किसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो कब हुआ था। तो नागपुर अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था वो मेरे साथ ही 1920 में हुआ था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उनका नाम था सीवी राघवाचार्य। क्या नाम था, सीवी राघवाचार्य। तो सीवी राघवाचार्य कौन थे, तो सीवी राघवाचार्य आपकी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी संविधान में क्या हुआ था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन, तो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन नागपुर अधिवेशन में होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कब हुआ था, 1920 को हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अगर बात करें, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, अगर इनकी बात करें तो ये असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था उसके कट्टर विरोधी थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान में इनको राष्ट्रपिता के नाम से, या बाबा ए कौम, या कायदे आजम, महान नेता के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान का कायदे आजम या बाबा ए कौम या राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये पाकिस्तान के संस्थापक और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है।
अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अलग पाकिस्तान की जो मांग है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा की? तो अलग पाकिस्तान की जो मांग है वो भी किसने की थी? तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का की नेतृत्व करते हुए 1940 के लाहौर अधिवेशन में एक लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, अलग पाकिस्तान की मांग की थी। तो वो भी किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में भी हुआ था और लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में क्या की थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग। किसकी बात की थी भाई? पूर्ण स्वराज्य की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की थी। यह बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसी अधिवेशन में जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग। भाई साथियों, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट अधिवेशन मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन होता है 1907 में और सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस के संविधान का विभाजन। तो कांग्रेस के संविधान का जो विभाजन है, कांग्रेस के संविधान का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में 1907 को हुआ। ये बात मेरे साथी आपने याद रखनी है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ना यार, क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानता हूँ, उनके आशीर्वाद से ये आपके बीच ये मेरे साथी वीडियोज आपके बीच आती है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर हर हर महादेव, जय भोले बाबा या जय श्री गुरु महाराज जो मानता है वो जरूर लिखे, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये वीडियोस से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक माध्यम हूँ जो कि उनके द्वारा आपके बीच भेजा गया हूँ, तो हर हर महादेव आप कमेंट बॉक्स में सभी साथी जरूर लिखें। मेरे साथी, कांग्रेस का जो 1911 में अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? कोलकाता में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके पंडित विशंदर नारायण। लेकिन पंडित विशंदर नारायण तो अध्यक्ष थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इम्पॉर्टेंट हुआ था? तो पहली बार जन गण मन, तो जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया। भाई 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1917 में भी कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 11 में भी कोलकाता में, 17 में भी कोलकाता में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष एक महिला बनाई गई थी, तो एनी बेसेंट। कई बार टेट में एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? आपकी एनी बेसेंट है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे दोस्त याद रखनी है। तो एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट एक किसका रूप है? तो अगर बात करें आग्नेय चट्टानों की, तो जो आपका ग्रेनाइट है वो किसका रूप है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट आपका जो रूप है वो कैसी चट्टानों का है? तो ग्रेनाइट जो है वो आपका रूप है आपका कैसी चट्टानों का? तो ग्रेनाइट आपका रूप है आपका आग्नेय चट्टानों का। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो आग्नेय चट्टानों का रूप है आपका ग्रेनाइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि धरातल के नीचे जो लावा होता है वो ग्रेनाइट चट्टानें कहलाती है। तो अगर मैं बात करूँ आग्नेय चट्टानों की, तो आपका ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें। अगले बार क्वेश्चन आ सकता है कि बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट भी एक आग्नेय चट्टान होती है। आपका प्यूमिस कैसी चट्टान है? तो प्यूमिस भी एक कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। भाई इसके अलावा आपका डायोराइट भी एक आग्नेय चट्टान है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है कि आग्नेय चट्टानें, जो लावा ठंडा होता है उससे बनने वाली जो चट्टानें होती है उसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। उसी प्रकार आपका ऑप्शन में दिया अपसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानों के बाद जो चट्टानें जो पानी के नीचे या रासायनिक क्रिया के बाद जो परिवर्तन होता है, जो जीवाश्म वगैरह होते हैं, तो उनसे निर्माण होता है आपका अपसादी चट्टानों का। अपसादी चट्टानों को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपका क्या क्या आता है? आपका सैंडस्टोन आता है, आपका शेल आता है। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि आपके इसमें क्या क्या आता है। तो ये सारी चट्टानें के जो एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट्री रॉक्स के जो उदाहरण हैं वो इम्पॉर्टेंट है।
तो चूना पत्थर हो गया, आपका जिप्सम हो गया, आपका बलुआ पत्थर है, आपका ये सारे के सारे क्या है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल हो गया, कोल हो गया, आपका जिप्सम हो गया, हेलाइट हो गया, सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके अपसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तो ये सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको आपको डिटेल से याद रखना होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिलासपुर की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती है। देखिए, बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर की जो सीमा है, देखो, उन्ना के साथ भी लगती है, आपके मंडी के साथ भी लगती है, आपके सोलन के साथ भी लगती है। तो किसके साथ नहीं लगती, तो सिरमौर के साथ। आप अगर मैप अगर चेक करोगे, और वैसे मैं मैप के माध्यम से भी दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, तो सिरमौर के साथ जो है वो आपकी बिलासपुर की जो सीमा है वो नहीं लगती। इस बार मेरे पास मैप नहीं, लेकिन अगले बार जो भी क्वेश्चन आएगा मैं मैप के माध्यम से आपके बीच लाऊंगा। साथियों, बात करें सिरमौर की सीमा बिलासपुर के साथ नहीं लगती। अच्छा, बिलासपुर कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो बिलासपुर देखो, सोलन, मंडी और ऊना। सोलन, मंडी और ऊना के साथ तो बनाता है, ये साथ में हमीरपुर के साथ भी बनाता है। तो 4 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। सोलन, मंडी, ऊना और हमीरपुर के साथ कौन करता है भाई, आपका अपना बिलासपुर करता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का वो जिला जो कि सर्वाधिक सीमाएं बनाता है, तो वो एक कांगड़ा है, दूसरा कौन सा है आपका, कांगड़ा के साथ आपका मंडी है। कांगड़ा और मंडी 6 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कांगड़ा भी 6, मंडी भी 6। उसी प्रकार जो सर्वाधिक सीमा जो टच करता है, वो सबसे कम जो सीमा टच कर रहा है वो है आपका चंबा। चंबा, सिरमौर, सिरमौर भी 2 के साथ कर रहा है और चंबा भी 2 के साथ कर रहा है। चंबा करता है सिर्फ कांगड़ा और किसके साथ, लाहौल स्पीति के साथ। तो कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ सिर्फ चंबा सीमा बनाता है, और आपका जो सिरमौर है एक शिमला के साथ बनाता है, और दूसरा किसके साथ बनाता है, सोलन। तो सिरमौर शिमला और सोलन के साथ, और चंबा आपका कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ। ये बहुत कम सीमा बनाते हैं, ये दोनों ही राज्य आपको याद रखना है। और जो पंजाब राज्य है उसकी सीमा सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो पंजाब राज्य। भारत हिमाचल प्रदेश किस राज्य के साथ सर्वाधिक जिले हिमाचल प्रदेश के किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो पंजाब। पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की, 5 जिलों की सीमा लगती है, 5 जिलों को स्पर्श करता है पंजाब। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आता है, मान लो ये हिमाचल है। हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल के कंसेप्ट में बात हो रही है, तो हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल के आपके दक्षिण में क्या है, तो हिमाचल के दक्षिण में है आपका हरियाणा। हिमाचल के दक्षिण में क्या है, हरियाणा है। और उत्तर दक्षिण में क्या है, पूरब दक्षिण में, पूरब दक्षिण में उत्तराखंड है। पूरब में आपका क्या पड़ता है, तो पूरब बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरब में आपका क्या है, तिब्बत है। पूरब में आपका क्या है, तिब्बत है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन पूछने वाला कई बार ये पूछ लेता है कि तिब्बत के साथ आपका पूरब में चीन भी है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपका दक्षिण पूरब में उत्तराखंड है, दक्षिण में हरियाणा है, आपका उत्तर में क्या है, तो उत्तर में आपका J&K है, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर है। आपका पश्चिम में बहुत बार पूछा गया है, तो पश्चिम में आपका क्या पड़ता है, पंजाब। तो पश्चिम में पंजाब, उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में तिब्बत, दक्षिण पूरब में उत्तराखंड, और दक्षिण में आपका हरियाणा। तो सारी की सीमाएं, सारी की सारी सीमाएं आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश जो टोटल सीमा बनाता है ना अपनी, वो 1170 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को याद रखें। यूथ अध्ययन नाम के भी जो क्वेश्चन लेके आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षाओं में काम आने वाला है। और जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ना, वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हिमाचल का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि हिमाचल प्रदेश हरियाणा के किस दिशा में। अच्छा, हरियाणा, हिमाचल के तो हरियाणा दक्षिण में है, लेकिन हरियाणा के हिमाचल किस दिशा में आ गया, तो ये हरियाणा है, ये हिमाचल है। तो इस बार पूछा था हरियाणा के हिमाचल किस दिशा में, तो उल्टे को भी पूछ सकता है। अगर पूछा हरियाणा के हिमाचल किस दिशा में, तो उत्तर आएगा, लेकिन हिमाचल के हरियाणा किस दिशा में, तो दक्षिण आएगा, ठीक है। अगर तो हिमाचल के बारे में, हिमाचल के किस दिशा में, तो दक्षिण में, हरियाणा के किस दिशा में, उत्तर में, उल्टा हो गया ना। तो आपको गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, गलती बिल्कुल ना करें, क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, और इसी तरह से आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए।
अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी। अगर बात करें कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक की, तो ये जो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक है वो जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक लिखी थी आपके एम एस रंधावा। तो एम एस रंधावा के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिस किताब का नाम था आपका कांगड़ा पेंटिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि जो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक है वो लिखी है आपके एम एस रंधावा। एम एस रंधावा के द्वारा ही ट्रेवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज, तो ट्रेवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज और आपका कांगड़ा पेंटिंग, दोनों किताबें लिखी है आपकी किसकी, एम एस रंधावा। एक नाम ऑप्शन में दिया है जिसका नाम है निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक के नाम से एक आर्ट गैलरी बनी है, रोरिक आर्ट गैलरी। इनके द्वारा एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइफ। तो हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइफ ये बुक जो लिखी है वो लिखी है मेरे साथी निकोलस रोरिक ने। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे ही क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हुए जाना है, तब जाके बात दोस्तों बनने वाली है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चंबा पेंटिंग पुस्तक किसकी है। तो चंबा पेंटिंग अपने आप में एक बहुत बेहतरीन किताब है। तो चंबा पेंटिंग की जब भी मैं बात करता हूँ तो है वीसी ओहोरी। क्या है आपका, वीसी ओहोरी। तो वीसी ओहोरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वीसी ओहोरी पुस्तक लिखी है आपकी किसने, तो वीसी ओहोरी ने लिखी है चंबा पेंटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तारिक ए रियासत सिरमौर, तो तारिक ए रियासत सिरमौर जो किताब वो लिखी है राजा रणजौर सिंह। तो राजा रणजौर सिंह ने किताब लिखी है जिसका नाम है तारिक ए रियासत सिरमौर। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक किताब है, बहुत प्यारी किताब है, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा जो किताब है उसके राइटर है आपके शांता कुमार लाजो। लाजो के राइटर कौन है, तो लाजो के राइटर भी आपके शांता कुमार है। आपका धरती है बलिदान की, इसके भी शांता कुमार है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, इसके भी शांता कुमार है। हिमालय पर लाल छाया, इसके भी कौन है, शांता कुमार। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, आपका मृग तृष्णा और लाजो, ये सारी किताबें किसने लिखी है, शांता कुमार ने लिखी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले। और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। और डिटेल से जिन क्वेश्चन को मेरे साथ ही आप याद रख रहे हैं ना, आपकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आपको याद रखना है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब है आनंद चंद की। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रहा है, वो क्वेश्चन है, वो किताब है आपकी कौन सी, वो किताब है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट्स। तो हिमाचल प्रदेश इट्स स्टेट इट्स शेप एंड स्टेट किताब लिखी है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी मेरी वीडियोस दोस्तों अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस को बहुत प्यार मिल सके, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। अच्छा एक किताब है भाई, बहुत प्यारी किताब है, किताब का नाम है आपका क्या, तो वो किताब का नाम है ट्रेवल इन द प्रोविंस हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। तो वो लिखिए विलियम मूलक्राफ्ट। तो ट्रेवल्स इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, तो वो लिखी है विलियम मूलक्राफ्ट ने। तो सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन एक साइज का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, हुज यूनिट द लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मात्रक है, आपका डिस्टेंस की एक यूनिट है। और अगर बात करता हूँ मैं प्रकाश वर्ष की, तो ये कितना होता है, कितने के बराबर, कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष आपका 9.46 10 की पावर 12 मीटर होता है। तो ये डिटेल से कई बार आपके परीक्षा में है, लाइट ईयर कितने के बराबर, तो 9.46 10 की पावर 12 मीटर के बराबर, 12 किलोमीटर के बराबर आपका प्रकाश वर्ष होता है ये क्वेश्चन। या फिर ट्रिलियन में अगर पूछे तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर ये होता है, या फिर 5.88 ट्रिलियन मील। तो ये दोनों बातें देखो, ट्रिलियन में भी आपको याद रखना है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है। या फिर आप इसको गुना में बोल सकते हैं 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर ये जो है होता है। ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। और जो बातें परीक्षा में पूछी जाती है उन बातों को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा किलोमीटर में प्रकाश वर्ष पूछा है तो आएगा 9.10 की पावर 12। लेकिन अगर सेम पूछा है किलोमीटर में, मीटर में, ये किलोमीटर में, मीटर में पूछा तो 9.46, मीटर में 9.46 10 की पावर 15 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आपको डिटेल से याद रखने हैं। अच्छा कई बार साथियों पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबाई का मात्रक क्या है।
तो अगर लंबाई का मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक है मीटर। उसी प्रकार आपका द्रव्यमान का मात्रक है आपका किलोग्राम। समय का मात्रक है आपका सेकंड, तो समय का मात्रक आपका सेकंड है। आपका विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर, ये कई बार पूछा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर है। आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक आपका मोल क्या है, आपका मोल है। साथियों आपको याद रखना है बल का मात्रक क्या है, तो बल का आपकी जो यूनिक है फोर्स की वो है आपकी न्यूटन, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन है। साथियों आपका शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक आपका वाट है, शक्ति का मात्रक वाट है। आपका दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक साथियों प्रेशर का मात्रक आपका पास्कल है। आपका आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक है आपका कूलाम, तो आवेश का मात्रक आपका कूलाम है। आपका बहुत बार पूछा गया है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है साथियों, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। और जितने भी मैंने आपको आज मात्रक बताए, शक्ति का क्या है वॉट है, ठीक है, समय का सेकंड है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, बल का न्यूटन है, कार्य ऊर्जा का क्या है जूल है। तो सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव।